अब तो राहुल भैया के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दो। देखो अब तो वो अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और अभी शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ बहू तो सही कहती है, पर देख इस बुढ़ापे में मेरी बस की तो कुछ नहीं है करना। ये सब लड़की वड़की देख, तूने जब घर की सब बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है तो फिर ये क्यों नहीं, अब तू ही देख उसके लिए लड़की। ठीक है माँ जी। अगले ही दिन से मधु अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक 4 लड़कियां देख लेती है, पर उसे एक भी लड़की समझ में नहीं आती। अरे मधु, तुमने तो इतनी लड़कियां देख डाली, आखिर ऐसी कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने देवर राहुल के लिए? देखो जी, माँ जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ और मैं राहुल भैया के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कल वैसे एक लड़की को देखने जाना है, क्या पता यही हो मेरी होने वाली देवरानी। रिश्ता पक्का है। बड़ी धूमधाम से सरिता के माँ बाप उसकी शादी करते हैं। वो शादी में खूब पैसा लगाते हैं और दहेज में राहुल को गाड़ी और घर का सारा सामान देते हैं। शादी के बाद सरिता की मुंह दिखाई होती है। ये ले बहू, मेरी तरफ से सोने की चेन, मेरा आशीर्वाद है, इसे हमेशा संभाल कर रखना है। ये लो भाभी, मेरी तरफ से सोने के कान के बुंदे, देखो एकदम मॉडर्न डिजाइन के हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। सरिता बड़ी खुश होकर रात को सारे गिफ्ट खोलती है। फिर उसके हाथ में उसकी जेठानी का दिया गिफ्ट आता है। वो एक्साइटमेंट में उस गिफ्ट के डिब्बे को खोलती है तो उसमें से एक किताब निकलती है। हैं? ये क्या है? भगवत गीता। हद होती है चिंदेपन की भी। लगता है बिल्कुल ही फटीचर घर से है जो एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं दे सकी मुंह दिखाई में। अगली सुबह, सरिता आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ बढ़िया सा बनाना, ठीक है? तो आपको क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? पता है कितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाती हूँ मैं, कभी इटालियन, कभी चाइनीज, कभी थाई, तो कभी कॉन्टिनेंटल। यू नो व्हाट, मुझे तो ये इंडियन फूड एकदम गरीबों वाला खाना लगता है। आज मैं सबको इटालियन पास्ता बनाकर खिलाती हूँ। आई डोंट थिंक कि आपने कभी पहले खाया भी होगा। गर्मी है इस रसोई में, यहाँ तो चिमनी भी नहीं है। पापा ने भर भर के मुझे इतना दहेज दिया, पर पता नहीं कैसे वो चिमनी देना भूल गए। मैं आज ही उनको बोलती हूँ फटाफट एक चिमनी भिजवा दे। अरे सरिता, इन सब की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है ना। देखो वो खिड़की खोल दो, फिर देखो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। जरूरत है भाभी, और मेरे घर वाले इतने पैसे वाले हैं कि उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात बताओ, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो ये घर तो एकदम खाली था, ना सोफे, ना वॉशिंग मशीन, ना एसी। क्या आपकी माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया? नहीं सरिता, उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, पर हाँ मुझे खूब संस्कार दिए हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो दिखने में इतने स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा कमाते भी हैं, तो फिर उनको तो कोई भी अच्छी सुंदर अमीर लड़की मिल जाती ना। तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? या फिर कहीं आपने पैसे वाली पार्टी देकर उन्हें फंसा तो नहीं लिया था? माँ जी ने बताया था आप दोनों की लव मैरिज हुई थी, ऐसे ही कुछ था क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो सरिता? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। कितनी बार तुम कुछ ऐसा बोल देती हो कि बुरा लगता है, पर फिर भी मैं चुप रह जाती हूँ। पर आज तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम जानती ही क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में, जो ऐसे बोल रही हो कि पैसों के लिए शादी की है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। लड़कियां अक्सर पैसे वाले लड़के को फंसाकर शादी कर लेती है। आखिर कौन लड़का बिना दहेज की शादी करता है? मेरे माँ बाप को ही देख लो, कितना भर भर के दहेज दिया है। हाँ तो बस। अरे मधु जी, इतने भी क्या जल्दी है आपको? ये काम आराम से ही ठीक लगते हैं। सब्र रखो, मकान नाम हो जाएगा। ठीक है, पर आप जल्दी की कोशिश करना। वकील वहां से चला जाता है, पर सरिता सारी बातें सुन चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर उसके तो कान ही खड़े हो जाते हैं। वो झट से अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बताती है। उसके बाद अपने पति राहुल को फोन लगाती है, पर वो मीटिंग में होता है इसलिए बात नहीं कर पाता। सरिता के दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। वो अपनी माँ के कहने पर अपने जेठ के आने का इंतजार करती है, और जब उसका जेठ शहर से वापस लौटता है तो सरिता का गुस्सा आग के गोले की तरह फूट पड़ता है। आ गए आप? अब बात करूंगी सबसे। ये जो चल रहा है ना आप दोनों का, वो सब मैं नहीं होने दूंगी। अरे क्या बात हो गई सरिता, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? हुआ क्या है? हुआ क्या? अभी पता चल जाएगा। ये फटीचर घर से आई जेठानी जो तेजपना दिखा रही है ना,
वो सब आज मैं सबके सामने ला दूंगी। मैंने इसके और अपने माँ बाप को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। क्या? मेरे माँ बाप पर क्यों? उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी कैसे पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। और हाँ, क्या पता ये उनकी ही साजिश हो। मेरे माँ बाप चुप नहीं रहेंगे। सरिता, सरिता हमारी बच्ची, देखो ना माँ कितनी तेज निकली है, फटी। तो हम बस तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ चले आए। क्या पापा, आप भी? पहली बार तो माँ स्विट्जरलैंड गई थी और वो भी आपने इनको ठीक से देखने नहीं दिया। अरे कोई नहीं ना बेटा, स्विट्जरलैंड कौन सा अपनी जगह से भागा जा रहा है, हम फिर चले जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अजीब बात करती हो तुम। ये मेरे पापा है तो है, इसमें हो सकते वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो किड लाइक्स के मालिक है ना, जहाँ मेरे पापा नौकरी करते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी जिनको पूरा शहर जानता है। और तुम बोलती हो कि ये तुम्हारे पापा है? तुम तो एक फटीचर गरीब घर से हो ना, तो ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? किसने कहा तुझे कि वो गरीब घर से है? बस इसलिए क्योंकि वो सादी तरह से जीवन जीती है और कोई दिखावा नहीं करती। अरे पर वो उस दिन इनकी मौसी तो ऐसे पुराने कपड़ों में आई थी, और वो भी एक डब्बा लेकर। वो मौसी दरअसल इनके घर की देखभाल करती है और ये लोग उसे घर का सदस्य मानते हैं। इसके माँ बाप विदेश में थे तो वो त्योहार देने आई थी और उस डब्बे में पता है क्या था? एक हीरे का हार, जो मधु ने इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो तुमको नीचा दिखाना चाहती है। तो अगर ये इतनी अमीर है तो फिर इनके घर से दहेज क्यों नहीं आया? जब मैं आई तो ये घर बिल्कुल खाली था। यह घर इसलिए खाली था बहू क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने लिया था। और हाँ, ये बात सच है कि इस घर में बहू के मायके से कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं आई, क्योंकि उसके माँ बाप ने सच में दी भी नहीं। पर जिस घर में तुम खड़ी हो ना बहू, ये घर जरूर इसके माँ बाप ने दिया हुआ है। ये सुनकर सरिता और उसके माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और सबके सब सुन पड़ जाते हैं। और हाँ, जो वकील की बातें तुमने सुनी है ना, तो पूरी ही सुन लेती। मधु प्रॉपर्टी अपने नहीं बल्कि मेरे नाम पर करने की बात कर रही थी, क्योंकि अभी तक इस घर के कागज नहीं हुए हैं। हे भगवान, मैं तो आज तक यही समझती रही कि मैं ही एक अमीर घर से हूँ और हमेशा जेठानी जी को नीचा दिखाती रही। ये चाहती तो 1 मिनट में मेरी बोलती बंद कर सकती थी, पर इन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला। यही तो बड़प्पन है उनका सरिता, तुमको उनसे माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरी गलतियाँ, मेरी बातें जो मैंने आपको कही, वो माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो भाभी। मधु सरिता को उठाकर गले से लगा लेती है। सरिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है